शिवांश ने तिरस्कार से पूछा। जब उसने मीना के अपार्टमेंट में रुद्र को देखा, उसने अपने लोगों से रुद्र की जांच करवाई। पहले शिवांश सोचता था कि रुद्र उसका प्रतियोगी है, लेकिन पता चला कि रुद्र एक फेल डिलीवरी बॉय है, तो उसने राहत की सांस ली। दर्शकों ने शिवांश की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया और रुद्र को तिरस्कार से देखा। अब रुद्र भीड़ के लिए एक हरे रंग का कछुआ ही था। मीना का चेहरा खराब हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवांश इतनी भीड़ के सामने ऐसी बातें करेगा। मीना को पता नहीं था कि रुद्र को शिवांश के साथ उसके साथ रहने से रोकने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर भी वह सोचती थी कि रुद्र उसका दोस्त है, ऐसी कड़ी बातें करने की जरूरत नहीं थी। जब कविता ने देखा कि शिवांश रुद्र का अपमान कर रहा है, तो वह झल्ला गई। उसने हाथ उठाकर शिवांश को थप्पड़ मारा। थप्पड़! यह एक जोरदार थप्पड़ था। सब लोग एकदम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और वे चकित होकर उस दृश्य को देखने लगे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला कविता इतनी निडर होकर शिवांश के चेहरे पर थप्पड़ मार देगी। शिवांश के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद उसने अपना चेहरा पकड़ते हुए कविता से चिल्लाया। उसकी आंखें फूल गईं। तुम्हें मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? रुद्र उसके साथ खड़ा था, जिससे कविता में आत्मविश्वास भर गया था। आखिरकार रुद्र वो शख्स था जिससे मुंबई के कुख्यात माफिया बॉस शौर्यवीर सिंह भी डरता था। इसलिए कविता को रुद्र का साथ देने में कोई झिझक नहीं हुई। तुम खुद को कौन समझती हो? तुम कैसे दूसरों को ऐसे मार सकती हो? जब मीना ने किसी को शिवांश को मारते देखा, तो वह तुरंत गुस्से में आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कविता से चिल्लाते हुए कहा, इस लड़के की जुबान सस्ती है, इसे थप्पड़ की जरूरत है। वैसे भी अगर मैंने उसे मारा तो उसका तुमसे क्या लेना देना? कविता ने एक असाधारण दबंग अंदाज में कहा। तुम? मीना गुस्से में कविता की तरफ इशारा करने लगी। वह इतनी गुस्सैल थी कि बोल नहीं पा रही थी। फिर उसने मुड़कर शिवांश से पूछा, शिवांश, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, शिवांश ने अपना गाल रगड़ते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। मीना अभी भी वहां थी और शिवांश को अपनी सज्जन छवि बनाए रखनी थी ताकि वह कविता से लड़ाई न करे। अगर मीना वहां नहीं होती तो शिवांश अपनी असली सूरत दिखाकर कविता को वापस थप्पड़ मार देता। मीना ने शिवांश की बात सुनकर रुद्र की ओर देखा, फिर भावुक होकर बोली, रुद्र, मैं तुमसे विनती करती हूं, अब दूसरों के मामलों में दखल मत दो, ठीक है? मैं शिवांश के साथ रहना चाहती हूं या नहीं, यह मेरा मामला है, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं स्वीकार करती हूं कि पहले मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। शायद तुम सोचते हो कि शिवांश अच्छा इंसान नहीं है, मैं समझ सकती हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, शिवांश खिलौना बॉय से बेहतर है। इसलिए कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दो। मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। खिलौना बॉय से बेहतर? मतलब मुझसे बेहतर? रुद्र ने हैरानी से मीना की तरफ देखा और पूछा, अब भी तुम मेरे साथ बहस करोगे? क्या ये औरत तुम्हारे लिए खड़ी नहीं थी पहले? मीना ने मुड़कर कविता की ओर देखा और फिर कहा, हालांकि ये औरत थोड़ी बड़ी है, पर काफी खूबसूरत है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी शुगर मॉमी मिली। भीड़ ने रुद्र और कविता को अविश्वास की नजरों से देखा। अगर मीना ने ऐसा नहीं कहा होता तो कोई यह नहीं सोचता कि रुद्र कविता का शुगर बेबी है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि एक असफल डिलीवरी बॉय भी शुगर बेबी बनने को तैयार है। दुनिया वाकई अजीब है। हाँ, ये खूबसूरत औरत तो आंखों से अंधी है क्या? उसे ऐसा घटिया शुगर बेबी मिला है। और ये औरत काफी सुंदर है। इस आदमी को ऐसी किस्मत कैसे मिली? भीड़ आपस में बातें करने लगी, जबकि वे कविता और रुद्र को देख रही थी। इस बीच रुद्र ने हेल्पलेसली मीना को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीना सोचती है कि वह कविता का शुगर बेबी है। मीना, तुमने मुझे गलत समझा है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, रुद्र ने समझाया। फिर एक कदम आगे बढ़ा और कहा, मीना, मुझे लगता है रुद्र, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुनना नहीं चाहती और न ही उसकी परवाह करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मीना ने सख्त चेहरे से रुद्र की बात बीच में काट दी। फिर मुड़कर शिवांश से बोली,
शिवांश, चलो। मीना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो? शिवांश ने मीना से पूछा। मीना ने भौहें चढ़ाई और हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूं। मीना की सहमति सुनकर रुद्र ऐसा लगा जैसे उसे बिजली लगी हो। वह स्तब्ध रह गया। उसका दिल ऐसा लगा जैसे हजारों तीर उसके दिल में घुसे हों और दिल दर्द से भर गया। उसे पता था कि अगर वह मीना को रोकने नहीं आता तो मीना शायद शिवांश को ठुकरा देती। लेकिन इस समय मीना गुस्से में शिवांश की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई थी। जब शिवांश ने मीना का जवाब सुना तो वह तुरंत खुश दिखा। उसने मुड़कर रुद्र को चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा, फिर मीना को लेकर सड़क की ओर चला गया। कुछ देर बाद शिवांश ने टैक्सी रोकी, मीना के साथ कार में बैठा और चले गए। यह देखकर रुद्र बेबस महसूस करने लगा। अगर उसकी सही समझ थी तो ज्यादा देर नहीं होगी जब शिवांश मीना के साथ सो जाएगा। चाहे रुद्र मीना को रोकने भी जाए, मीना फिर भी सोचती रहेगी कि वह बेवजह दखल दे रहा है। जैसे जैसे मीना और रुद्र के बीच दूरियां बढ़ रही थीं, मीना इस बात पर अड़ी हुई थी कि ग्राइंड मास्टर शिवांश ही है और जो उसकी मदद कर रहा है वह भी शिवांश ही है। ये वे बातें थीं जिन्हें रुद्र अभी साफ साफ समझा नहीं सकता था और मीना को रुद्र की कोई बात सुनने का मन भी नहीं था। इसलिए रुद्र की उम्मीदें केवल शौर्यवीर पर थीं। जब तक शौर्यवीर शिवांश को खोजकर उसका अकाउंट वापस दिला दे, बाकी सब आसान होगा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप ठीक हैं? रुद्र को ऐसा खड़ा देखकर, जो किसी सोच में डूबा था, कविता ने चिंता से पूछा। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और कुछ और नहीं कहा। आखिरकार मीना और रुद्र के बीच की बात कुछ शब्दों में साफ नहीं हो सकती थी। ठीक है, चलो। रुद्र ने देखा कि कई लोग अभी भी उसे मूर्ख समझ रहे हैं, तो वह मुड़ा और कविता से कहा कि वह जाना चाहता है। ठीक है, कविता ने सहमति जताई। फिर उसने रुद्र का हाथ पकड़कर पार्किंग की ओर चल दी। 5 मिनट बाद कविता रुद्र के साथ एक रेस्टोरेंट गई। मिस्टर सिंघानिया, यह मुंबई का एकमात्र 3 सितारा मिशेलिन रेस्टोरेंट है। आमतौर पर यहां सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स ही आ सकते हैं। अगर आप मेंबर भी हों तो यहां सीट मिलना मुश्किल है। मैंने कई लोगों से मदद लेकर यहां रिजर्वेशन करवाया है। कार से उतरते हुए कविता ने मुस्कुराते हुए रुद्र को बताया। यह सुनकर रुद्र ने ऊपर रेस्टोरेंट का नाम देखा और पाया कि यह न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट था, जहां वह पहले प्रिया मेहरा से मिला था। मैं पहले भी इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूं, रुद्र ने कविता से कहा। कविता यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, एक अमीर इंसान को अक्सर इस रेस्टोरेंट में खर्च करते हुए आना चाहिए ना? सच है, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर कुछ नहीं कहा। वह कविता के साथ रेस्टोरेंट के अंदर गया। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने पर रुद्र ने देखा कि कई लोग लाइन में खड़े थे। लाइन में खड़े लोगों में रुद्र ने 2 परिचित चेहरों को देखा। वे थे मीना और शिवांश। स्पष्ट था कि शिवांश ने मीना को सफलतापूर्वक अपना इजहार करने के बाद अमीर लड़के का रोल निभाने के लिए खास तौर पर किसी दोस्त से मेंबरशिप कार्ड और पैसे उधार लिए थे। फिर उसने न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाया था। इसका मकसद मीना को पूरी तरह से उस पर भरोसा दिलाना था। इस खाने के बाद वह मीना को किसी होटल ले जाने वाला था। इस समय शिवांश रेस्तरां की रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस कर रहा था। वह घबराया हुआ लग रहा था। क्या मैंने पहले ही सीट रिजर्व नहीं करवाई थी? अब आप मुझे बता रही हैं कि कोई सीट नहीं है। क्या आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? शिवांश ने रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी खूबसूरत महिला से चिल्लाते हुए कहा। सर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, यह पीक ऑनवर है। भले ही आपने पहले से टेबल रिजर्व की हो, फिर भी आपको लाइन में लगना होगा, रिसेप्शनिस्ट ने अधीरता से कहा। चूंकि हमने पहले से सीट रिजर्व करवाई है, तो फिर भी हमें लाइन क्यों लगानी पड़ रही है? तब टेबल रिजर्व करवाने का क्या फायदा? शिवांश गुस्से में चिल्लाया। सर, अगर आपने पहले से टेबल रिजर्व नहीं की होती तो शायद आपको लाइन में लगने का मौका भी नहीं मिलता, रिसेप्शनिस्ट ने बेपरवाही से जवाब दिया। यह सुनकर शिवांश तुरंत चुप हो गया।
आखिर उसने कभी इतनी हाई एंड जगह पर खाना नहीं खाया था, इसलिए वह यह नहीं जानता था कि न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में ऐसा नियम है। तुम्हें क्या हुआ है? हमने पहले से टेबल रिजर्व करवा ली, फिर भी लाइन लगानी पड़ रही है। अगर तुम्हें लाइन लगाना पसंद नहीं है तो जल्दी से यहां से हट जाओ, हमारा समय मत खराब करो। इस समय शिवांश के पीछे खड़े ग्राहक अधीर होकर चिल्लाए। मीना ने शिवांश को देखा और संकोच करते हुए धीरे से बोली, शिवांश, क्यों ना हम इसे भूल जाएं? खाओ जहां चाहे, फर्क तो नहीं पड़ता, हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, यह हमारी पहली साथ में खाना है, मुझे तुम्हें सबसे अच्छा खिलाना है, शिवांश ने मीना से गंभीरता से कहा। मीना की आंखों में एक भाव झलक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिवांश कहीं और नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने रिजर्वेशन करते समय 500 रुपए का जमा राशि पहले ही जमा कर दी थी। अगर वह आज यहां नहीं खाएगा तो वह पैसा बेकार चला जाएगा। शिवांश 500 रुपए बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो फिर लाइन लगाते हैं, मीना ने धीरे से कहा। अब तो बस लाइन में लग सकते हैं। मीना, मुझे बहुत खेद है, मुझे पता नहीं था कि इस रेस्टोरेंट में ऐसा नियम है। अगर पता होता तो तुम्हें यहां नहीं लाता, शिवांश ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, मीना ने दयालुता से कहा। जब तक तुम्हें परेशानी नहीं हो, शिवांश ने मीना का जवाब सुनकर प्यारी सी मुस्कान दी। इसी बीच रुद्र और कविता रेस्तरां में दाखिल हुए। शिवांश ने रुद्र को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने रुद्र से बेरुखी से चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ? तुम हमसे क्यों चिपक जाते हो? जहां हम जाएं, तुम वहीं क्यों हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मीना ने जब रुद्र और कविता को अंदर जाते देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी भावनाएं आईं। वह 2 सेकंड रुकी और रुद्र से बात करने की पहल नहीं की। किसे फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूं? क्या तुम्हारा परिवार इस रेस्टोरेंट का मालिक है? अगर तुम यहां खा सकते हो तो हम क्यों नहीं? कविता ने शिवांश को घूरते हुए चिल्लाई, गरीब डिलीवरी बॉय के पास यहां खाने के पैसे कैसे होंगे? शिवांश चिल्लाता रहा। रेस्तरां के लोग यह सुनकर रुद्र की तरफ देखने लगे। रुद्र साधारण कपड़े पहने हुए था और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहां खाना खा सकता हो, इसलिए सबकी आंखों में तिरस्कार दिखा। तुम किसे डिलीवरी बॉय कह रहे हो? क्या फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? कविता बहुत गुस्से में चिल्लाई। बहस बंद करो, क्या चिल्ला रहे हो? पीछे खड़े ग्राहक कृपया अपनी नंबर लें और लाइन में लग जाएं, रिसेप्शनिस्ट ने अधीरता से कहा, जब उसने देखा कि कविता और शिवांश बहस कर रहे थे। कविता ने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनी और जल्दी से उसकी ओर गई और धीरे से बोली, मैंने आपके रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व की है, यह कमरा नंबर 8 है। यहां अब रश ऑनवर है, आप लोग लाइन में लग सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने 1 नंबर प्लेट निकाली और बिना भाव दिखाए कविता को दे दी। कविता नंबर प्लेट देखकर स्तब्ध रह गई। सोचना मत, तुम्हारे आगे जो लोग हैं उन्होंने पहले ही अपनी सीट रिजर्व करवाई है और अब लाइन में हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कविता की उलझन देखते हुए कहा। कविता ने झिझकते हुए नंबर प्लेट रिसेप्शनिस्ट को वापस दे दी। उसने नाक सिकोड़ी और बोली, छोड़ो, हम यहां खाना नहीं खाएंगे। अगर आप लाइन में नहीं लगोगे तो जमा राशि वापस नहीं मिलेगी, रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से चेतावनी दी। क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपये ही तो हैं, मैं जाने दूंगी। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूं जो 500 रुपये छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस यहां खड़े होकर लाइन लगाओ। अगर पैसे नहीं हैं तो अमीर बनने का ढोंग मत करो। यह स्पष्ट था कि कविता शिवांश की निंदा कर रही थी। यह सुनकर शिवांश का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। आज कविता रुद्र को खाने पर लेकर आई थी। वह उसे खुश करना चाहती थी, लेकिन अगर उसे लाइन में लगवाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कविता ने रुद्र को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की योजना बनाई। मिस्टर सिंघानिया, हमें इस रेस्टोरेंट में लाइन लगानी पड़ेगी, चलो कहीं और चलते हैं, कविता ने रुद्र से कहा। रुद्र ने हिचकिचाते हुए पीछे मुड़कर जाने की कोशिश की। मीना और शिवांश वहां थे। रुद्र ने उन्हें देखकर बुरा महसूस किया, इसलिए वह इस मौके पर वहां से जाने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही रुद्र जाने ही वाला था, एक मध्यम आयु वर्ग का शख्स
सूट में अचानक रेस्तरां में घुसा। जब वह आदमी रुद्र को देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। फिर वह सम्मान पूर्वक रुद्र का अभिवादन करता है और जोर से कहता है, मिस्टर सिंघानिया, आप यहां क्यों हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप हमारे रेस्तरां आ रहे हैं? यह सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे रुद्र की ओर देखने लगे। वे बहुत हैरान थे। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकाश नायर था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं? आकाश थोड़ी झुककर रुद्र के पास आया और चापलूसी से पूछा। हाँ, मैं यहां अपनी दोस्त के साथ खाना खाने का प्लान बना रहा था, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में कोई सीट नहीं है। मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट जाने वाला था। रुद्र ने आकाश को देखकर बिना भाव दिखाए जवाब दिया। यह बातचीत सुनकर सब हैरान रह गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा गरीब और सामान्य दिखने वाला लड़का जैसे रुद्र न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट के मैनेजर को कैसे जानता है। और सबसे ज्यादा हैरानी शिवांश और मीना को हुई। रुद्र को यहाँ के मैनेजर के बारे में कैसे पता है? मीना ने हैरानी से बुदबुदाया। मिस्टर सिंघानिया, माफ कीजिए, आज रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं पहले से एक प्राइवेट रूम तैयार कर लेता। रुद्र की बात सुनकर आकाश नायर का चेहरा डर से पसीने पसीने हो गया। आकाश निहाल के न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मालिक था और रुद्र निहाल का बॉस। आकाश अच्छी तरह जानता था कि उसकी क्या औकात है, इसलिए जब वह रुद्र से डील कर रहा था तो उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। कोई बात नहीं, मैं कहीं और खा लूंगा, रुद्र ने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर कविता की ओर एक नजर डालकर वहां से चल पड़ा। मिस्टर सिंघानिया, जब आप यहां आए हैं तो मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूं? आकाश ने तुरंत रुद्र को रोकते हुए घबराहट में कहा, कृपया कुछ देर रुकिए, मैं अभी एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करता हूं। आकाश का इतना गर्मजोशी से व्यवहार देख रुद्र को वहां से जाना अजीब लग रहा था। वह वहीं रुक गया और देखने लगा। न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में लाइन में खड़े ग्राहक हैरानी से रुद्र को देख रहे थे। यह रेस्टोरेंट मुंबई के सबसे बेहतरीन हाई एंड रेस्टोरेंट्स में से एक था। यहां खाने वाले ज्यादातर लोग अमीर होते थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर होने के नाते आकाश का रुतबा भी ऊंचा था, लेकिन इस वक्त वह खुद आगे बढ़कर रुद्र के लिए प्राइवेट रूम का इंतजाम कर रहा था। इसका मतलब था कि रुद्र की हैसियत काफी बड़ी थी। शिवांश का चेहरा भी रुद्र को देखकर हैरानी से भर गया। आकाश ने रिसेप्शन से कुछ बात की, फिर रुद्र के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमने एक वीआईपी रूम तैयार कर दिया है, कृपया मेरे साथ आइए। ठीक है, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और वीआईपी रूम की ओर बढ़ गया। इस बीच कविता उत्साह से रुद्र के पीछे पीछे चली। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि वह रुद्र जैसे अमीर लड़के के साथ डिनर कर रही थी। इससे उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही रुद्र और कविता शिवांश के पास से गुजरे, शिवांश ने अचानक कहा, रुद्र, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ किसी अमीर औरत के पालतू ही नहीं, बल्कि इस रेस्टोरेंट के मालिक के भी पालतू हो। रेस्टोरेंट के बाकी ग्राहकों ने जब शिवांश की बात सुनी तो सब चौंक गए। चूंकि वे रुद्र की पहचान जानते थे, कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं कर सका। रुद्र ने पलटकर शिवांश को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसे यहां से बाहर निकाल दो। जी, मिस्टर सिंघानिया, आकाश ने सिर हिलाया। इसी बीच रुद्र और कविता प्राइवेट रूम में चले गए। रुद्र के जाते ही आकाश ने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाकर कहा, क्या देख रहे हो, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह सुनते ही शिवांश की ओर दौड़ लगाई। अरे क्या कर रहे हो, मैं इस रेस्टोरेंट का मेंबर हूं, क्या आप ऐसे ही मेंबर्स के साथ बर्ताव करते हैं? शिवांश घबराते हुए चिल्लाया जब उसने गार्ड्स को अपनी ओर आते देखा। तुम हमारे मेंबर हो, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। आकाश ने शक की नजर से शिवांश को देखा। न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का मेंबर बनना आसान नहीं था। हर मेंबर को सख्त स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता था। आकाश ज्यादातर मेंबर्स को जानता था ताकि उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सके। ये रही मेरी मेंबरशिप कार्ड,
बेचैनी में शिवांश ने वह कार्ड निकाल लिया जो उसने उधार लिया था, ताकि अपनी पहचान साबित कर सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह कदम कितना मूर्खतापूर्ण था। क्या मैं तुम्हारा कार्ड देख सकता हूं? आकाश ने पूछा। हाँ बिल्कुल। शिवांश ने कार्ड आकाश को दे दिया। आकाश ने कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिया और धीरे से कहा, इस कार्ड को वेरीफाई करो। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड कंप्यूटर में डाल दिया। शिवांश का चेहरा देखते ही बदल गया। वह जानता था कि कार्ड उधार का था और अब उसका भांडा फूटने वाला था। मीना, चलो। शिवांश डर गया कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और मीना का हाथ पकड़कर वहां से निकलना चाहा। ठीक है। मीना ने भी जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन तभी आकाश ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं? शिवांश अटकते हुए बोला। क्योंकि आपकी पहचान अभी तक साबित नहीं हुई, आकाश ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर नायर, यह कार्ड डायनामिक्स ग्रुप के मिस्टर विजेंद्र का है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। यह सुनकर आकाश ने बिना हाव भाव बदले कहा, मैं मिस्टर विजेंद्र से मिल चुका हूं। तुम वो तो नहीं हो, है ना? शिवांश ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ बोल न सका। मीना ने हैरानी से शिवांश की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि जब शिवांश खुद इतना अमीर था तो उसने किसी और का मेंबरशिप कार्ड क्यों इस्तेमाल किया। शिवांश, ये सब क्या है? मीना ने धीरे से पूछा। मीना, मैंने ये कार्ड उधार लिया था। अब जब बात खुल चुकी थी तो शिवांश ने स्वीकार कर लिया। तुमने कार्ड उधार लिया? मीना स्तब्ध रह गई। अब जब तुमने मान लिया है तो इसे सुलझाना आसान है, आकाश ने घोषणा की। सुलझाना? क्या मतलब? शिवांश ने हैरानी से पूछा। हमारे रेस्टोरेंट के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और का कार्ड लेकर आए तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। जुर्माना? शिवांश ने अविश्वास से पूछा। हां, 50,000 रुपये का जुर्माना, आकाश ने जवाब दिया। यह सुनकर शिवांश का चेहरा उतर गया। हमेशा शांत दिखने वाला वह भी अब घबरा गया, क्योंकि उसके पास तो 500 रुपये भी नहीं थे और अब उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लग चुका था। मीना के सामने खुद को अमीर दिखाने के लिए शिवांश ने एक दोस्त से न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट का कार्ड उधार लिया था। उसे लगा था कि कार्ड दिखाकर वह अपनी बात बना लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कार्ड मालिक के नाम से लिंक होता है। और सबसे बड़ी बात, इस रेस्टोरेंट के नियम के अनुसार अगर कोई दूसरा व्यक्ति कार्ड का गलत उपयोग करता है तो उस पर सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना लगता है। मीना को इम्प्रेस करने के लिए इन दिनों में वह उसे शहर के सभी मशहूर जगहों पर घुमा रहा था। रोज का खर्चा 10,000 से 20,000 रुपए हो रहा था। इस अमीर लड़के की छवि बनाए रखने के लिए उसने BMW कार और महंगे कपड़े भी किराए पर लिए थे। उसका ज्यादातर पैसा दोस्तों से उधार लिया हुआ था और वह पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। अब वह जुर्माना कैसे देता? आकाश नायर ने बिना कोई भाव दिखाए शिवांश से कहा। जब शिवांश ने यह सुना तो उसने तुरंत भौहें तानी और गुर्राया। तुम्हें मुझे भुगतान करने का क्या हक है? अगर मैं आज नहीं दूंगा तो क्या तुम मुझे रोक लोगे? बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम यह जुर्माना नहीं दोगे तो रेस्टोरेंट कार्ड धारक की सदस्यता रद्द कर देगा। आकाश ने अपनी आंखें तनी और जवाब दिया। यह सुनकर शिवांश हैरान रह गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। शिवांश ने यह सदस्यता कार्ड अपनी क्लास के एक अमीर बच्चे से उधार लिया था। अगर वह अमीर बच्चा जान जाए कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है तो वह शिवांश को जरूर छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार नया सेंचुरी रेस्टोरेंट का सदस्यता कार्ड एक अनमोल वस्तु था। एक आम इंसान इसका मालिक नहीं हो सकता था। शिवांश ने आकाश को देखा और 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मैं आज जल्दी में था जब मैं बाहर निकला था। मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गया। क्या मैं यह पैसा किसी और दिन वापस कर सकता हूं? तुम्हें अपना कार्ड लाना भूल जाना कोई बात नहीं है। तुम मोबाइल से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तुम पेपाल या डायरेक्ट ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हो, या मैं किसी को तुम्हारे पीछे बैंक ले जाकर पैसे निकालने को भी कह सकता हूं, आकाश ने शांति से कहा। आकाश की बात सुनकर शिवांश का चेहरा तुरंत खराब हो गया। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आखिरकार
वह अभी इतना पैसा नहीं निकाल सकता था। जब मीना ने शिवांश के चेहरे का भाव देखा तो वह हैरान रह गई। आखिरकार मीना की नजर में शिवांश प्रसिद्ध ट्विच का ग्राइंड मास्टर था। वह बस एक उंगली हिलाकर लाखों खर्च कर सकता था। फिर वह अब भी 50,000 रुपये भी क्यों नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा एक टाइकून होने के नाते शिवांश के पास नया सेंचुरी रेस्टोरेंट का सदस्यता कार्ड भी नहीं होना चाहिए था। यह उसके पहचान से मेल नहीं खाता था। मीना को अचानक शिवांश कुछ संदिग्ध लगा। शिवांश, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम क्यों नहीं पहले मुझसे पैसे उधार लेकर भुगतान कर देते? जब मैं घर जाकर अपना कार्ड लाऊंगी तब मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। शिवांश ने अचानक मुड़कर मीना से कहा। जब रेस्टोरेंट के ग्राहक शिवांश की बात सुन रहे थे तो वे उसे तिरस्कार की नजर से देखने लगे। आखिरकार जो लोग नया सेंचुरी रेस्टोरेंट जैसे जगहों पर आ सकते थे वे अमीर लोग थे। इसलिए जब शिवांश ने एक लड़की से पैसे उधार मांगने की कोशिश की तो वे स्वाभाविक रूप से उसका तिरस्कार कर रहे थे। हालांकि शिवांश के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह जितनी जल्दी हो सके जुर्माना चुकाकर मीना के साथ बाहर निकलना चाहता था। मीना ने शिवांश से मना नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बैग से फोन निकाला और आकाश के पास जाकर कहा, मैं अभी यह जुर्माना चुका देती हूं। आकाश ने मीना की तरफ बेरुखी से देखा और कुछ कहा नहीं। वह उसे रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क तक ले गया। मीना ने अपने मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर कर 50,000 रुपये चुकाए। जुर्माना चुकाने के बाद शिवांश ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर वह मीना के साथ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मीना थोड़ी देर रुकी। वह रुकी और धीरे से शिवांश से पूछा, शिवांश, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुम्हें क्या छुपाऊंगा? शिवांश ने शांत होने का नाटक करते हुए जवाब दिया। फिर उसने आगे कहा, मीना, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए शक कर रही हो कि मैंने तुमसे 50,000 रुपये उधार लिए हैं? मैंने अभी कहा कि मैं आज घर से निकलते वक्त अपना कार्ड भूल गया था। मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, मीना ने जल्दी से जवाब दिया। फिर तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बस जानना चाहती हूं कि क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। मीना को लगा कि शिवांश आज कुछ गलत है। उसका काम करने का तरीका ग्राइंड मास्टर से बहुत अलग था। इसलिए उसने पूछा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। चलो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाते हैं। जब शिवांश ने देखा कि मीना उसकी असली पहचान नहीं समझ पाई तो वह राहत की सांस ली। ठीक है। फिर मीना ने शिवांश को देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। 10 मिनट बाद शिवांश मीना को बेसाइड स्नैक्स ले गया। मीना शिवांश के खाने के जगह के चुनाव से उसकी पहचान को लेकर और शक करने लगी। हालांकि बेसाइड स्नैक्स में खाना खा लेना मीना के लिए कोई शर्म की बात नहीं थी, फिर भी वह सोच रही थी कि अगर शिवांश एक सुपर रिच बच्चा है तो वह उसे बेसाइड स्नैक्स क्यों ले गया? क्या रुद्र ने जो पहले कहा था वह सच हो सकता है? क्या शिवांश एक झूठा है? एक बहुत साहसी सोच मीना के दिमाग में अचानक आई। हालांकि मीना ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और उस सोच को खारिज कर दिया। फिर वह शिवांश का पीछा करते हुए बेसाइड स्नैक्स में चली गई। इस बीच जब प्रिया मेहरा अपने घर वापस आई तो उसने अपने हाई हील्स उतारे और नंगे पैर सोफे की ओर चली। प्रिया, तुम वापस आ गई? माया बेडरूम से बाहर आई और मुस्कुराते हुए प्रिया को संबोधित किया। माया, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया आश्चर्य से पूछा जब उसने माया को देखा। ओह, मैं स्कूल में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे साथ घूमने आ जाऊं, माया ने बताया। फिर आगे कहा, ओह हाँ प्रिया, मैंने सुना कि तुम आज विला देखने गई थी। कैसा रहा? विला की लोकेशन अच्छी है, आसपास की सुविधाएं सुविधाजनक हैं और नजारा सुंदर है, लेकिन यह बहुत महंगा है। एक यूनिट की कीमत 50 मिलियन रुपए से ज्यादा है। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। माया के सवाल सुनकर प्रिया ने थोड़ी निराशा से जवाब दिया। 50 मिलियन रुपए? माया ने यह संख्या सुनकर हैरानी में कहा, क्या ये लोग पागल हैं? एक विला की कीमत 50 मिलियन रुपए? यह तो दिन दहाड़े चोरी है। इस विला की लोकेशन रणनीतिक है, इसलिए इतनी कीमत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज एक और अजीब बात हुई।
अंदाजा लगाओ आज मैंने शोरूम में किससे मुलाकात की, प्रिया ने कहा। किससे? माया ने पलकें झपकाते हुए पूछा। मैंने रुद्र से मुलाकात की, प्रिया ने धीरे से कहा और फिर आगे कहा, और उसने कहा कि वह मेरे लिए वह विला खरीदेगा। क्या तुम्हें यह मजेदार नहीं लगता? माया हंस पड़ी जब उसने यह सुना। वह पेट पकड़कर हंसने लगी और बोली, क्या रुद्र बेवकूफ है? वह तो सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय है। पूरी जिंदगी खाना डिलीवर करे भी तो वह 50 मिलियन रुपए का विला कैसे खरीद सकता है? बिल्कुल सही। प्रिया बात करने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप मिस मेहरा हैं? फोन के दूसरी तरफ से व्यक्ति ने सभ्यता से पूछा। हाँ, मैं ही हूं। मैं एवरग्रांड रियल एस्टेट के शोरूम का जनरल मैनेजर शैलेश क्वात्रा हूं। प्रिया यह सुनकर स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों में उलझन झलकने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एवरग्रांड रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर ने उसे क्यों फोन किया है। एवरग्रांड रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? प्रिया मेहरा ने संकोच करते हुए पूछा। मिस मेहरा, क्या आप आज हमारे शोरूम में संपत्तियां देखने आई थीं? शैलेश क्वात्रा मुस्कुराते हुए पूछने लगा। प्रिया तब जाकर सचेत हुई, शायद इसलिए क्योंकि आज वह शोरूम में घर देखने गई थी। शायद वे संपत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि वह कब खरीद सकती हैं। प्रिया ने पिछले कुछ दिनों में मुंबई के सभी प्रॉपर्टी शोरूम देखे थे। स्वाभाविक रूप से उसे कई ऐसी कॉलें मिलती थीं, लेकिन यह पहली बार था जब प्रिया को जनरल मैनेजर से ऐसी कॉल आई थी। मैं वाकई आज आपके शोरूम में एक विला देखने गई थी। वहां के विला अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। जब मैं खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगी तब आपको कॉल करूंगी। यह कहकर प्रिया फोन काटने वाली थी। मिस मेहरा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब यह नहीं था कि आप कब विला खरीदेंगी। शैलेश जल्दी से बोला। आप वह नहीं पूछने वाले तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्या आप शोरूम के स्टाफ के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं? प्रिया और भी उलझन में पड़ गई। मिस मेहरा, मैं आपको बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि जिस विला को आप पसंद करती हैं उसे कोई खरीद चुका है और वह उसे आपको देने को तैयार है। आप कब आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं? शैलेश ने सम्मानपूर्वक कहा। जिस विला को मैं पसंद करती हूं उसे कोई खरीद कर मुझे देना चाहता है? आप मजाक कर रहे हैं? वह विला 50 मिलियन रुपए से ज्यादा का है। शैलेश की बात सुनकर प्रिया की हंसी ठिठक गई। मिस मेहरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। आपको केवल अपनी आईडी लेकर शोरूम आना होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, शैलेश ने जल्दी से कहा। प्रिया हिचकिचाई और बोली, आपकी चाल बहुत सस्ती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। कोई बिना वजह मुझे विला कैसे दे सकता है? मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगी। यह कहकर प्रिया ने फोन काट दिया। फिर उसने मन ही मन कहा, आजकल के सेल्स पर्सन भरोसेमंद नहीं है। मैं दोपहर में उनके शोरूम गई थी और अब रात में धोखाधड़ी वाली कॉल मिल रही है। प्रिया को लगा कि शोरूम के लोग उसका डाटा लीक कर चुके हैं और शैलेश एक ठग है। पहले तो उसने कहा कि कोई उसे विला देना चाहता है, फिर तरह तरह के बहाने बनाकर पैसे निकलवाएगा। ऐसी ठगी के तरीके आम थे और कभी कभी खबरों में भी आते थे। कौन था वह? माया ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने देखा कि प्रिया ने कॉल खत्म की। कोई नहीं, बस एक धोखाधड़ी वाली कॉल थी। प्रिया ने फोन की बात को दिल पर नहीं लिया और शांत होकर जवाब दिया, धोखाधड़ी वाली कॉल? लेकिन मैंने अभी सुना कि कोई विला खरीदकर उसे आपको देना चाहता है, माया ने आगे कहा। हाँ, वह विला 50 मिलियन रुपए से ज्यादा का है। कोई उसे खरीदकर मुझे कैसे दे सकता है? प्रिया ने नरमी से कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। क्या रुद्र ने नहीं कहा था कि वह विला खरीदेगा और तुम्हें देगा? शायद वह विला रुद्र ने ही खरीदा है, माया ने चिढ़ाते हुए कहा। माया मेहरा, क्या तुम मजाक बंद कर सकती हो? रुद्र गरीब है, उसके पास वह विला खरीदने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? प्रिया ने मायावी निगाहों से माया को देखा। ओह प्रिया, शायद रुद्र गरीब होने का ढोंग कर रहा है। जब वह फुर्सत में होता है तो खाना डिलीवर करता है, लेकिन असल में उसके परिवार के पास पैसा हो सकता है। तो जब उसने सुना कि तुम आज विला खरीदना चाहती हो, उसने तुरंत खरीद लिया और तुम्हें दे दिया। हालांकि माया ने ऐसा कहा, वह सच में नहीं मानती थी कि रुद्र के पास विला खरीदने और मुफ्त देने के लिए पैसे हैं। रुद्र गरीब और असफल था,
मुंबई यूनिवर्सिटी के लगभग सभी लोग यह जानते थे। माया, रुद्र पर मजाक मत करो। वह थोड़ा गरीब है लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव का है, प्रिया ने धीरे से कहा। अच्छा स्वभाव? पहली बार जब मैं उससे मिला वह जानबूझकर गिर गया और मुझसे फायदा उठाया। उसने तुमसे महीने के 20,000 रुपए भत्ते की मांग भी की। सबसे गुस्सा तो तब आता है जब उसने मेरे दिए हुए पैसे फेंक दिए। जब भी मैं इसे सोचती हूं मन करता है उसे थप्पड़ मार दूं। माया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तुमने उससे कुछ कहा होगा जिसने उसे पैसे फेंकने पर मजबूर किया। क्या तुम सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था? प्रिया ने माया की तरफ आंखें घुमाई। दोनों साथ बड़े हुए थे और प्रिया जानती थी कि माया कैसा स्वभाव की है। माया ने होंठ संकुचित किए और कहा, मैंने उस दिन रुद्र को कोई उकसाने वाली बात नहीं कही थी। कौन जानता था कि उसका स्वभाव इतना खराब है। हर किसी की शान होती है, खासकर एक पुरुष की। तुम्हें भविष्य में दूसरों से बात करते समय अपनी आदत सुधारनी चाहिए, प्रिया ने कहा। रुद्र तो एक टॉय बॉय है। टॉय बॉय की क्या शान होती है? मुझे ऐसे लोगों से कोई सम्मान नहीं। तभी प्रिया फिर से बात करने ही वाली थी कि उसका फोन फिर से बजा। प्रिया ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो मिस मेहरा, फिर से शैलेश क्वात्रा था। फिर से तुम? क्या मैंने अभी नहीं कहा कि तुम्हारी चाल बहुत सस्ती है? मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तुम्हें कोई बेहतर बहाना ढूंढना चाहिए, प्रिया ने बेमन से कहा। मिस मेहरा, मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं है। अगर तुम फिर कॉल करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। विश्वास करो, मैं बुलाऊंगी, प्रिया ने शर्मिंदगी से कहा। मिस मेहरा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो इस नंबर की आईडी देख सकती हो। यह हमारे शोरूम का फोन नंबर है। अगर मैं झूठा होता तो इस नंबर से तुमसे संपर्क कैसे करता? और हम अभी तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहे। तुम्हें केवल हमारे शोरूम आना है और देखना है। अगर मैं झूठा होता तो तुम्हें शोरूम आने के लिए क्यों कहता? शैलेश ने जल्दी से समझाया। यह सुनकर प्रिया ने जल्दी से फोन स्क्रीन देखा। सचमुच नंबर के अंत में 666 अंक थे। विला के बारे में अधिक जानने के लिए प्रिया ने पहले एवरग्रैंड रियल एस्टेट को कॉल किया था। वही नंबर था जिससे शैलेश उसे कॉल कर रहा था। क्या वाकई कोई विला खरीदकर मुझे दे रहा है? प्रिया ने हैरानी से धीरे कहा। फिर उसने याद किया जो रुद्र ने कहा था। प्रिया शोरूम में रुद्र से मिली थी। उसने कहा था कि वह विला खरीदेगा और उसे देगा। हालांकि प्रिया पहले यह सोचती थी कि रुद्र उससे मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही प्रिया ने भी मजाक में कहा था कि अगर रुद्र विला खरीदेगा और उसे देगा तो वह सच में उससे शादी कर लेगी। रुद्र ने सच में विला नहीं खरीदा है ना, लेकिन उसने पैसे कहां से लाए? यह विला 50 मिलियन रुपए से अधिक का है। शैलेश की पहचान पक्की करने के बाद प्रिया के मन में कई सवाल उठे। मिस मेहरा, क्या आप अब भी लाइन पर हैं? शैलेश ने धीरे से पूछा। हां, मैं हूं। प्रिया कुछ क्षण के लिए चौंकी, फिर जल्दी से जवाब दिया। फिर थोड़े उलझे स्वर में पूछा, क्या आप एवरग्रांडे रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर हैं? मिस मेहरा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप सीधे हमारे शोरूम आकर देख सकती हैं। हम आपसे एक पैसे भी नहीं लेंगे। हम तो आपके यात्रा खर्चे भी भर सकते हैं, शैलेश ने नरम लहजे में कहा। ठीक है, मैं बाद में आपके शोरूम आऊंगी, प्रिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया और कॉल काट दी। फिर वह माया की ओर मुड़ी और बोली, माया, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना होगा। कहां जा रही हो प्रिया? क्या तुम वाकई उस ठग की बातों पर विश्वास कर रही हो? कोई तुम्हें यूं ही एक विला कैसे दे सकता है? माया ने हैरानी में चिल्लाते हुए कहा। उसने शोरूम का नंबर इस्तेमाल करके कॉल की थी। उसने खुद मुझे शोरूम आने का न्योता दिया। अगर वो सच में ठग होता तो क्या वो मुझे शोरूम बुलाता? प्रिया ने बैग पैक करते हुए शांति से जवाब दिया। यह नामुमकिन है जब तक कि रुद्र ने वो विला ना खरीदा हो। लेकिन वो तो एक गरीब डिलीवरी बॉय है जो महीने भर का खर्चा भी तुमसे लेता है। वो 50 लाख तो छोड़ो, 5 लाख भी नहीं जुटा सकता, माया ने धीरे से कहा। अब इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। जब मैं शोरूम जाऊंगी तभी सब पता चलेगा। प्रिया ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। अरे रुको, मैं भी चलती हूं। माया ने अपना आईपैड रखा और प्रिया के पीछे दौड़ पड़ी।
आधा घंटा बाद प्रिया अपनी कार चलाकर एवरग्रांडे रियल एस्टेट के शोरूम पहुंच गई। प्रिया, मेरा तो मन कहता है हमें कार में ही रहना चाहिए। क्या पता वो ठग शोरूम से ही हो और अंदर जाकर हमें किडनैप कर ले। कार से उतरने के बाद माया ने अपनी चिंता जाहिर की। कोई बात नहीं माया, एवरग्रांडे रियल एस्टेट देश की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनियों में से एक है। इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और ये कंपनी हमेशा हाई एंड विला प्रोजेक्ट्स पर ही काम करती है। इतनी बड़ी कंपनी में ठगी की कोई संभावना नहीं है। प्रिया को इस वक्त चिंता नहीं थी। उसे बस यह जानना था कि क्या सच में कोई उसके लिए विला खरीद रहा है। क्या तुम सच में पक्की हो? माया ने आंखें झपकाईं। फिक्र मत करो, प्रिया ने लापरवाही से कहा। फिर बालों को पीछे करते हुए वह शान से शोरूम के अंदर चली गई। माया थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर वह भी अंदर चली गई। उसी समय शोरूम में बेसब्री से इंतजार कर रहे शैलेश ने जैसे ही प्रिया को देखा, वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए बोला, मिस मेहरा, आप आखिरकार आ ही गईं। अगर आप थोड़ी और देर करती तो हम ऑफिस बंद ही कर देते। प्रिया ने शोरूम का माहौल देखा। सब सामान्य लग रहा था। उसने कुछ सेल्स गर्ल्स को देखा जिन्हें उसने दोपहर में भी देखा था। क्या आप ही शोरूम के जनरल मैनेजर हैं? प्रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जी मिस मेहरा, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। शैलेश ने आदर से एक कार्ड निकालकर प्रिया को थमाया और कहा, अब जब आप खुद यहां आ गई हैं तो आपको अब किसी धोखे की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? प्रिया ने शैलेश का नाम देखा और हल्के स्वर में पूछा, मिस्टर क्वात्रा, आपने फोन पर कहा था कि किसी ने वो विला खरीदा है और मुझे देना चाहता है। क्या यह सच है? क्या आपके शोरूम में कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा है? सचमुच आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? माया ने भी अंदर आकर सब कुछ सही पाकर साहस जुटाकर जोर से पूछा, मिस मेहरा, चिंता मत कीजिए, हम सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। हम आपको क्यों झूठ बोलेंगे? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर रखा है। आपको बस साइन करना है और विला आपका हो जाएगा। आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा और आप तुरंत उसमें शिफ्ट हो सकती हैं। शैलेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई यूं ही फ्री में विला कैसे दे सकता है? क्या आप वाकई सच बोल रहे हैं? प्रिया अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं कंपनी की प्रतिष्ठा की सौगंध लेकर कहता हूं, जो मैंने कहा है वह 100% सच है। शैलेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मिस मेहरा, आप चलिए और कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। प्रिया कुछ क्षण हिचकिचाई, फिर शैलेश के साथ रिसेप्शन रूम में चली गई। शैलेश ने पहले से तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकाला और प्रिया को थमा दिया। प्रिया ने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह एक सामान्य खरीद अनुबंध था। उसमें जो विला लिखा था वही विला था जो प्रिया को पसंद आया था। मिस्टर क्वात्रा, यह सब चल क्या रहा है? प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट नीचे रखा और उलझन में पूछा। मिस मेहरा, मैंने आपको फोन पर साफ बताया था, किसी ने यह विला खरीदा है और हमें कहा है कि इसे आपको दे दें। इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया था। शैलेश ने शांत स्वर में कहा। तो फिर यह विला मुझे कौन दे रहा है? प्रिया ने जल्दी से पूछा। मिस मेहरा, उस व्यक्ति ने खास हिदायत दी है कि उसकी पहचान उजागर न की जाए, इसलिए मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, शैलेश ने हल्के स्वर में कहा। प्रिया उलझन से उसकी ओर देखती रही। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है ये रुद्र ने तुम्हारे लिए खरीदा है? माया ने धीरे से प्रिया के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। ये तो नामुमकिन है, रुद्र के पास इतना पैसा कहां? प्रिया ने भी धीमे स्वर में जवाब दिया। तो फिर ये कौन हो सकता है? प्रिया खुद भी उलझी हुई थी। मिस मेहरा, अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकती हैं, शैलेश ने कहा। मुझे बताइए, मुझे ये विला किसने दिया है? प्रिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। माफ कीजिए मिस मेहरा, मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता, शैलेश ने हल्के से सिर हिलाया। अगर आपने नहीं बताया कि ये विला किसने दिया है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगी और न ही ये विला स्वीकार करूंगी। ये कहकर प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट शैलेश को वापस किया और रिसेप्शन रूम से बाहर चली गई।